जी आप देख रहे देश का सवाल। सऊदी अरब के पास परमाणु बम है। अमेरिका और इजराइल भी ये जानते हैं। ईरान के पूर्व कमांडर हुसैन कनानी ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान ने $10 बिलियन की भारी भरकम रकम लेकर सऊदी अरब को न्यूक्लियर हथियार बेच दिए हैं। कनानी के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के साथ सऊदी की इस मुद्दे पर बातचीत होती रही है। सऊदी के परमाणु हथियारों को स्वीकार करने के बदले अमेरिका उसे इजराइल को मान्यता देने की शर्तें बार बार रखता रहा है। सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सकारात्मक रुख के बावजूद रियाद ने अभी तक अब्राहम अकॉर्ड पर साइन नहीं किए हैं। खासतौर से 2023 के इजराइल के गाजा में किए गए हमले की वजह से यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी, रुक गई है। उसके इजराइल के साथ औपचारिक डिप्लोमेटिक रिश्ते नहीं है। आधिकारिक तौर पर बात की जाए तो सऊदी अरब के पास ऑफिशियली न्यूक्लियर हथियार नहीं है, लेकिन क्या सच में हथियार पहुंच गए हैं? क्या पाकिस्तान ने $10 बिलियन में सऊदी अरब को हथियार बेच दिए हैं? अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में भी लगातार अब परमाणु बम रखने की होड़ मच जाएगी। और जब ये होड़ मचेगी तो इस होड़ के मचने के बाद समझिए आप कि किस तरह से परेशानियां, दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब यह लग रहा है कि ईरान को जानबूझकर अमेरिका के हाथों बलि देने की कोशिश सऊदी अरब कर रहा है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, पहले वो सुनाते हैं आपको। ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से डरे हुए भी हैं। अब वो कंप्रोमाइज भी करना चाहते हैं। ईरान बार बार कह रहा है कि मेरी रेड लाइन जो है वो मिसाइल से, लेकिन हाँ, मैं यूरेनियम जो मेरा एनरिच्ड है उसे मैं कम कर सकता हूँ। पहले भी पुरानी डील में भी हमने करीब 11 टन यूरेनियम का जो रॉ मटेरियल होता है वो रशिया को भेज दिया था, तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा आपस में बेनिफिट भी तो होना चाहिए, लिहाजा हम चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान आपस में समझौता करें और उसमें एविएशन सेक्टर में, यानी कि कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में, माइनिंग में, गैस में, ऑयल में हम मिलकर काम करें ताकि दोनों देशों को फायदा हो। पानी में रहते हो तो मगर से बैर कैसा, यही टेक्निक है इस वक्त ईरान की। ईरान को पता है कि उसके पानी में यूएसए के मगर जैसे बड़े बड़े आर्माडा खड़े हैं और उनके साथ डील करने के लिए उसे एक डील करनी पड़ेगी। इसीलिए जिनीवा में जाके बातचीत चल रही है अभी आजकल। उन्हें यह भी पता है कि दुखती रग कहाँ है यूएसए की। यूएसए की दुखती रग का नाम है पेट्रो डॉलर। जी हाँ, यूएसए की डूबती इकोनॉमी में डॉलर की प्रोमिनेंस रखने के लिए उन्हें चाहिए कि डॉलर को आप यूज करें पेट्रोलियम बेचने के लिए। और पेट्रोलियम बेचने के लिए ईरान एक बहुत बड़ा सोर्स है, जो युआन में डील कर रहा था या इंडियन रुपीस में भी डील कर रहा था या किसी और करेंसी में भी डील कर रहा था। तो हमें पता है कि उन्हें क्या चाहिए, तो हम वही दे देते हैं। ऐसा ही सोचा शायद ईरानियों ने, और इसीलिए अभी आजकल ये पेट्रो डॉलर, एनर्जी, रिसोर्सेज, क्रिटिकल मिनरल्स, ये सारी बातें और डिफेंस डील्स, ये सब लेकर आके खड़ी हुई है ईरान की नेगोशिएटिंग टीम यूएसए के सामने, क्योंकि उन्हें पता है कि आजकल यूएसए इन्हीं बातों पे बात कर रहा है सब जगह। तो आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया। आखिर बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ईरान तैयार कैसे हो गया अमेरिका के साथ डील करने के लिए। 1979 के बाद इस्लामिक क्रांति आई और तब से अब तक दोनों देशों के रिश्ते बहुत खराब रहे हैं। एक्सपर्ट्स को सुना, सवाल भी सुन लीजिए आज का। जी हां, देश का सवाल नंबर 1, ईरान यूएस के साथ हथियारों की डील के लिए क्यों तैयार हो गया, वजह क्या है? सवाल नंबर 2 आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रहा है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। क्या इजराइल के दबाव में आकर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? यह बहुत अहम सवाल है। सवाल नंबर 3, जिस पर हम पैनल से सवाल करेंगे, क्या सऊदी अरब के पास पाकिस्तान का दिया परमाणु हथियार वाकई में सच में पहुंच गया है? सवाल नंबर 4, जिनेवा में अमेरिका ईरान के बीच परमाणु वार्ता फेल हुई तो उसका हश्र क्या होगा? सवाल नंबर 5, जिस पर हम डिबेट पे चर्चा करेंगे, सवाल पूछेंगे, क्या सऊदी अरब चाहता है कि ट्रंप ईरान पर हमला करे? एक शिया और सुन्नी मुल्क, क्या अमेरिका इजराइल के बहाने एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं? और क्या सऊदी अरब के पास जो परमाणु हथियार है वो बहुत अहम बात हो जाती है? लेकिन इस वक्त वॉर ब्रेकिंग आ रही है, उसका रुख करना जरूरी है। जी हां, वॉर ब्रेकिंग आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम ग्राफिक की डिटेल में जाएं, जी हां, अमेरिका से परमाणु समझौते पर ईरान बातचीत के लिए तैयार हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं, जंग के मैदान से सीधी, क्योंकि जिनेवा में अगली राउंड की बैठक होनी है। बिग वॉल पर आपको ब्रेकिंग दिखाएंगे, वहां पर आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिनेवा में आखिरकार जब राउंड 2 शुरू होने वाला है उससे पहले किस तरह का तनाव सारे मुल्कों में देखा जा रहा है।
प्रतिबंध हटाने के बाद डील की बात वो कह रहे हैं। जी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका से परमाणु समझौते पर बातचीत के लिए ईरान तैयार हो गया है। प्रतिबंध हटाने के बाद डील पर बातचीत मुमकिन है, संभव है, उससे पहले बातचीत नहीं होगी। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट पर अब मामला अटका है, विवाद वहीं अटका हुआ है क्योंकि ईरान तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लेट्स कम टुगेदर एंड सिट और बात करते हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद नहीं होगा। और यही सबसे बड़ा रोड़ा है इस पूरी न्यूक्लियर डील को लेकर। अमेरिका ने ईरान को हमले की धमकी दी है कि अगर आप इस बार न्यूक्लियर डील पर सहमति नहीं बनती है, चीजें बेहतर अगर आप नहीं करते हैं तो हमला हम जरूर करेंगे। वैसे भी इजराइल लगातार उकसाने की कोशिश अमेरिका को कर रहा है। वो चाहता है कि जल्द से जल्द ईरान पर हमला बोला जाए और सऊदी अरेबिया भी कहीं ना कहीं इसके पीछे जरूर। लेकिन अब वहां पर क्या चल रहा है, ईरान इजराइल अमेरिका की वॉर की डिटेल बारीक बताने जा रहे हैं। एक बड़ी खबर आई है, जी हां, एक पूर्व अधिकारी ने, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के पूर्व अधिकारी ने एक बड़ी बात कही, ग्राफिक के जरिए आपको बताने जा रहे हैं। वो ग्राफिक्स आप देखिए और समझिए किस तरीके से अब सऊदी अरब के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम पहुंचने की बात आ रही है, सऊदी अरब के पास परमाणु बम होने की बात आ रही है। प्लीज गिव द ग्राफिक्स। अब आपको दिखाने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे सऊदी अरब के पास एटॉमिक बम पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि खबरें ऐसी आ रही थी कि पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर में सऊदी अरब को बेच दिया है। और बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये खुलासा अमेरिका भी जानता है, ये खुलासा इजराइल भी जानता है, सऊदी अरब के पास परमाणु बम है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक डील हुई है। उस डील के तहत इस्लामिक जो नेटो बनाने की बातचीत चल रही है, साथ ही साथ सामरिक समझौते भी हुए दोनों मुल्कों के बीच। और उसमें यह कहा गया कि देखिए अगर आप पर हुआ हमला तो हमारे ऊपर हमला किया माना जाएगा और हम आपके साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है और सऊदी अरब ने कहा था कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो वो हमला पाकिस्तान पर समझा जाएगा, पाकिस्तान पर हमला होता है तो वो हमला सऊदी अरब के ऊपर समझा जाएगा। और ये जो गुट बना है, जो ट्रीटी हुई है, ये ट्रीटी बहुत खतरनाक है। सऊदी अरब किस तरह से इस पूरे मामले को छिपा रहा है, इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी पे जो मामले चल रहे हैं, आखिरकार ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बताएंगे कि क्या इश्यू है, क्या रीजन है, सऊदी अरब के पास एटॉमिक बम सच में है नहीं है। और जिस तरह की बातें लगातार इजराइल करता रहा है, बाकी मुल्क करते रहे हैं, अमेरिका करता रहा है, ये बहुत सनसनीखेज खुलासा होने जा रहा है। और बड़ी बात यह भी है कि आखिरकार कैसे जो ईरानी कमांडर है उसने ये खुलासा किया है। और आपको ग्राफिक के जरिए हम बताएंगे और विजुअल भी आपको हम दिखाएंगे, तस्वीरों के जरिए भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला है, किस तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं। खुलासा नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। ईरान के पूर्व कमांडर जो हुसैन कनानी, उन्होंने बहुत सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि वहां पर परमाणु हथियार हैं, यानी सऊदी अरब के पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। ये ईरान का दावा है, पूर्व अधिकारी है ईरान के, वो ये बात कह रहे हैं। खुलासा नंबर 3 आपको बताने जा रहे हैं, बहुत क्रूशियल है। अमेरिका को भी इस बात की पुख्ता जानकारी है, इजराइल को भी इस बात की पुख्ता जानकारी है। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर आपके पास इतनी सारी जानकारियां हैं और आपको अगर पता है कि सऊदी अरब के पास परमाणु हथियार है, तो फिर आप ईरान के पीछे क्यों नहीं पड़े हुए हैं। ग्राफिक के जरिए आपको हम बता रहे हैं, ये ग्राफिक्स देखिए और समझिए। ईरान के पूर्व कमांडर हुसैन कनानी का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के पास परमाणु हथियार है, न्यूक्लियर हथियार है, और यह हथियार उनको पाकिस्तान ने बेचा है $10 बिलियन में। यह दावा उन्होंने इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी के सामने किया है। बहुत खतरनाक खुलासा है। अगर ऐसा हुआ कि सऊदी अरब के पास परमाणु हथियार पहुंच गए हैं तो समझिए कि मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों को रखने और खरीदने की रेस मच जाएगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ ईरान पर यह तोहमत लगती रही है कि ईरान के पास परमाणु हथियार है। लेकिन अब यह जो खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को $10 बिलियन में न्यूक्लियर वेपन हथियार मुहैया कराने की बात कह दी है, इस पर रजामंदी जता दी है। यह बहुत सनसनीखेज खुलासा है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर इस खुलासे के बाद क्या कुछ होगा, क्योंकि सऊदी अरब हमेशा से इस बात को पब्लिकली नकारता रहा है। लेकिन क्या यह सच है, क्या वाकई में परमाणु हथियार नहीं है। और एक बड़ा सवाल, आज एक और बड़ा अपडेट आया ईरान और इजराइल और अमेरिकी वॉर में कि जो अमेरिका के साथ ईरान डील के लिए तैयार हो गया। ये कैसे हो सकता है, जरा ये ग्राफिक के जरिए आपको हम बताएंगे कि अमेरिकी धमकी से क्या ईरान डर गया है, जिसकी वजह से वो डील पर ओके कर दिया उसने, डील के लिए वो तैयार। प्लीज प्ले द ग्राफिक्स, प्लीज गिव मी द ग्राफिक्स। तो उसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह की डील के लिए वो तैयारी हो रही है, जिस तरह की चीजों के लिए तैयारी हो रही है, यानी तेल, मिनरल, एयरक्राफ्ट खरीद पर डील की तैयारी हो चुकी है। और जो डील का प्लान नंबर 2 है, उसके मुताबिक विदेशी विभाग के जो उपमंत्री हामिद घनबरी हैं, उनका बयान आया है उनके मुताबिक कि विदेश विभाग के उपमंत्री ने कहा है कि हम अमेरिका के साथ डील के लिए तैयार हैं। बड़ा सवाल है, आखिरकार ईरान डर गया है क्या अमेरिका से जो डील के लिए तैयार हो गया? ये बहुत अहम सवाल है। डील का प्लान नंबर 3 क्या आपको बताने जा रहे हैं। 2015 की एटॉमिक डील से अमेरिका को फायदा नहीं हुआ, यह बात ईरान कह रहा है। और शायद
शायद इसीलिए अब उस डील के लिए वो तैयार हो गए। 2015 की एटॉमिक डील से ज्यादा नफा नहीं हुआ था अमेरिका को, इसीलिए जब ट्रंप आए तो ट्रंप ने इस पर सैंक्शन लगा दिया और सैंक्शन लगाने के बाद दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई। फायदा नहीं होने के चलते ईरान पर कई पाबंदियां अमेरिका ने लगाई। डील प्लान नंबर 4 है। अमेरिकी धमकी से क्या सच में ईरान डर गया है? डील प्लान नंबर 5 आपको बता रहे हैं 1979 यानी 1979 के बाद ईरान अमेरिका के बीच कोई भी प्रत्यक्ष समझौता अभी तक नहीं हुआ है। यह बहुत अहम खबर है और इसे लेकर ही लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। समझिए क्यों इस डील के लिए तैयार हो गया है ईरान, क्यों, क्या अमेरिका से वो दब गया है, अमेरिका से डर गया? क्योंकि अभी तक जो देश एक दूसरे को मारने और काटने के लिए तैयार थे वो डील के लिए तैयार हो गए। फाइटर जेट खरीदने की बात हो रही है, मिनरल शेयरिंग की बात हो रही है, बायलैटरल टाइज की बात हो रही है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं पीसीआर। समझिए किस तरीके से अब ये पूरी डील होने जा रही है। पूरी तस्वीर, पूरी तासीर बदल गई है, डिफरेंट सिनेरियो हो गया है और समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ईरान, आपको रीजन भी बताऊंगा मैं कि क्यों ईरान अमेरिका के साथ इस डील के लिए तैयार हो गया है। यह बहुत अहम बात आपको हम बताने जा रहे हैं। किस तरीके से अमेरिका तैयार हुआ है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बात यह है कि ईरान अमेरिका के साथ दोस्ती करना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके साथ दोस्ती करें, उसके साथ अपने रिश्तों को बेहतर करें। अगर रिश्तों को बेहतर नहीं करेंगे, दोस्ती नहीं होगी, तो जो दुश्मनी है, जो दोनों देशों के बीच तनातनी, वो कभी खत्म नहीं होगी। खाड़ी के जो बाकी मुल्क हैं उनके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। इस वजह से भी उनको लगता है कि अगर खाड़ी के बाकी मुल्कों के साथ अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं तो हमारे साथ भी होने चाहिए। साथ ही साथ वो इस बात पर भी अड़े हुए हैं कि अगर कुछ ले देकर, डील कर खरीद फरोख्त कर अगर दोनों मुल्कों के बीच चीजें बेहतर हो जाती हैं तो उसका एक फायदा यह होगा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका अड़ा है बंद कराने के, और यह बात ईरान को लगती है कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद हो जाएगा तो उनके लिए मुश्किलें हो जाएंगी। तो वो चाहते हैं कि चलो ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद ना हो, न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए वो चाहते हैं कि आने वाले वक्त में दोनों मुल्क किसी तरीके से आने वाले वक्त में एक दूसरे के साथ बेहतर रिश्ते करें ताकि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद ना हो। हालांकि बैलिस्टिक मिसाइल वाले इश्यू पर अभी भी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि जो इजराइल वो चाहता है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद हो, लेकिन ईरान उसको बंद नहीं करना चाहता है और अमेरिका भी इसी बात का दबाव बना है। लेकिन इस बीच ईरान को तालिबान का साथ मिल गया। कैसे? ग्राफिक के जरिए बताएं। पीसीआर प्लीज प्ले द ग्राफिक्स अगेन। आपको शुरू से बता रहे हैं कि आखिरकार क्यों अब यह फरमान जारी हुआ तालिबान का। फरमान नंबर 1 आपको दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का एक बड़ा ऐलान आया है। तालिबान सरकार ने क्या फरमान दिया है? फरमान नंबर 2 आपको दिखाने जा रहे हैं। तालिबान सरकार ने कहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं इस मुश्किल में। अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान मदद करेगा, ईरान की मदद तालिबान करेगा, अफगानिस्तान सरकार करने जा रही है। जी हां, फरमान नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर हम बताने जा रहे हैं कि आखिरकार तालिबान ने अचानक यू टर्न कैसे ले लिया। तालिबान की प्रवक्ता जबीबुल्लाह मुजाहिद का बयान है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर ईरान के साथ खड़े रहेंगे, ईरान को मदद करेंगे अगर अमेरिका ने उस पर हमला किया। और अमेरिकी हमले का जवाब ईरान ने पहले भी दिया है। फरमान नंबर 4 क्या है? हवाई हमलों की धमकियों का सवाल है और उस पर सवाल भी खड़े किए हैं कि आखिरकार क्यों इस तरह के हमले हो रहे हैं, क्यों इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। जी हां, फरमान नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। अमेरिका के हमले का कोई भी जवाब ईरान ने हमेशा दिया है और अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। तो इसलिए भी ये सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिरकार क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं। और इसीलिए जो तालिबान है वो साथ खड़ा है। 12 दिन की लड़ाई हुई थी तो ईरान विजेता बना था। आपको याद होगा जून 2025 में जब इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जब वो जंग शुरू हुई, जिसमें बहुत लंबी जंग छिड़ी इजराइल और ईरान के बीच में, तो वहां पर जो ईरान था वो 20 साबित हुआ इजराइल के सामने। फिर अमेरिका ने बीच बचाव किया, B-2 बॉम्बर से हमले हुए और उसके बाद चीजें अलग तरीके से दिखी। लेकिन अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि आखिरकार अब यहां से चीजें कैसे आगे बढ़ रही हैं। जी हां, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कहां कहां है, एक मैप आपको दिखाऊंगा मैं। मैप के जरिए आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्यों यहां पर दिक्कतें और परेशानी आ रही है। देखिए ये पूरा मैप है ईरान का। आप देखिए टीवी स्क्रीन पर आपके है। पीसीआर इफ पॉसिबल कैन वी कट कैम 2 प्लीज। तो ये आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं ये ईरान का पूरा मैप है। इस मैप पर हम पूरे जो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की चीजें आपको दिखा रहे हैं। देखिए बोनाब वहां पर है, तेहरान है, मरीवान है, लवीसान है, वारामिन है, फोर्डो है, अराक है, नतांज है, इफ्सहान है और सगंद एक इलाका है, बुशहर ईरान का एक और इलाका है, बंदर अब्बास एक और इलाका है। यहां पर ये सारे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, इन्हीं न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर अमेरिका को आपत्ति है, इजराइल को आपत्ति है और यही न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे बड़ी डील के रोड़े हुए हैं। क्योंकि यहां पर ईरान बार बार कहता है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हम न्यूक्लियर सिविल प्रोग्राम चला रहे हैं, हम बम नहीं बना रहे। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि ईरान जबरन इस प्रोग्राम को चला रहा है और अमेरिका चाहता है कि यह प्रोग्राम जल्द से जल्द बंद हो जाए। लेकिन वो चाहते नहीं कि यह प्रोग्राम
प्रोग्राम बंद हो, और इसीलिए न्यूक्लियर डील जो हो रही है वो डील इतनी मुश्किल में पड़ी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। जी हाँ, वॉर ब्रेकिंग आ रही है, उसका रुख करेंगे। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है, बिग वॉल पर आपको दिखाएंगे। ईरान अमेरिका की जिनेवा में मीटिंग होनी तय हुई है। जी हाँ, परमाणु डील पर राउंड 2 की बैठक होनी है, जिसे लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। 17 फरवरी को यह बैठक होनी है जिनेवा में, और स्टीव विटकॉफ वहां पर होंगे, जेरेड कुशनर बैठक में शामिल रहेंगे, ईरान के प्रतिनिधि होंगे। हालांकि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उस पर ईरान बात नहीं करना चाहता। ईरान ने साफ साफ कह दिया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है, जिसमें हम लंबी दूरी की मिसाइल और रॉकेट्स बना रहे हैं, उस पर हम बातचीत नहीं करने वाले। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान मिसाइल प्रोग्राम पर बात नहीं करना चाहता है, और यही सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ईरान ने हर मसले पर बातचीत के लिए अपनी रजामंदी जता दी। उन्होंने कहा न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करनी है, हमारे इनरिच्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात कर लेंगे, हमारे इनरिच्ड जो यूरेनियम है उस पर हम बात कर लेंगे, लेकिन पाबंदियां थोड़ी सी खत्म करिए, पाबंदियां थोड़ी सी हटाइए, और उसके बाद हम यहां से आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम चीजों को बेहतर करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार कैसे, किस तरीके से अब यहां से डील आगे बढ़ेगी। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, अगले घंटे लगातार इन तमाम सवालों पर, ये जो डिटेल्स और कंटेंट मैंने आपको बताया, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर चर्चा के बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ एम्बेसडर सुरेश गोयल साहब हैं, एक्स डिप्लोमेट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज बख्त अहमद साहब मेरे साथ हैं, मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार हैं। फिरोज भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रुति दास गुप्ता जी हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी जो सिचुएशन बन रही है, एक खुलासा हुआ है कि सऊदी अरब के पास परमाणु हथियार है। ईरान के एक्स जो ऑफिसर हैं IRGC के, उन्होंने ये खुलासा किया है। डिटेल भी आ गई है कि $10 बिलियन में पाकिस्तान ने ये हथियार सऊदी अरब को दिए हैं। हालांकि सऊदी अरब पब्लिकली इस बात को हमेशा से नकारता रहा है। दो बातें और सामने आई हैं कि अमेरिका, इजराइल भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, उन्हें ये बात पता है। ब्रिगेडियर साहब। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि ये देखिए, पाकिस्तान में न्यूक्लियर जो उसके हथियार है उसको लेके कोई ये नई बात नहीं है। अगर आप देखें, जो वहाँ के जनक रहे हैं AQ खान, उनके साथ पाकिस्तान ने किस तरह का ट्रीटमेंट किया, और उस समय पाकिस्तान के सरबराह ये कहते थे कि साहब, हम घास की रोटी खा लेंगे लेकिन हम न्यूक्लियर वेपन बना के रहेंगे। और जिस माली खस्ता हाल से पाकिस्तान गुजर रहा था, उस समय आपने देखा होगा कि रूसो यूक्रेन वॉर में भी यूक्रेन को पाकिस्तानी आर्मी ने काफी असला बेचा था, और उस पे काफी प्रश्न भी उठे थे, क्योंकि कुछ एमिनेशन उसमें से बिल्कुल सस्पेक्ट था। तो इन सब चीजों को देखते हुए जिस तरह की पाकिस्तान की हालत है, और इससे पहले भी इस तरह की खबरें आई थी कि अमेरिका की इतनी पाकिस्तान की इतनी खस्ता हालत है माली तौर पे कि वो अपना जो जौहरी वेपन्स हैं उनको शायद बेचने पे या गिरवी रखने पे मजबूर हो जाए। तो ये जो खबर आई है, ये उसको सब्सटेंशिएट करती है कि पाकिस्तान ने किस तरह से बोला नहीं आपने जी, तो वो ये सब्सटेंशिएट करता है कि साहब किस तरह से पाकिस्तान मतलब डेस्परेट है कि वो एक तो उसको पैसा चाहिए, दूसरा उसको एक अश्योरेंस चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान को बिल्कुल साफ और वाजे हो गया है कि इंडिया कोई इस तरह की जो मिस एडवेंचर है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस तरह का इंडिया ने मतलब मस्कुलर नेशनलिज्म का इजहार किया था, उससे उसको लगा कि साहब, मुझे एक ऐसा अकॉर्ड या ऐसा एक ग्रुपिंग बनानी चाहिए कि अगर भारत दोबारा हम पे हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमारे साथ कुछ ऐसे इस्लामिक देश होने चाहिए जो हमारी मदद के लिए आए। और सऊदी अरेबिया को भी देखिए, क्योंकि उसकी भी अदावत काफी देशों से है, तो उसने इस अपॉर्चुनिटी को लिया। सऊदी अरेबिया किसी जमाने में लार्जेस्ट इंपोर्टर था वेपन्स का, अब मतलब ये भारत के पास है ये। और अब ये देखिए कि जिस तरह से सऊदी अरेबिया अमेरिका को कह रहा है कि साहब आप ईरान के ऊपर अटैक करिए, या उसको इस तरह के हिंट दे रहा है, तो ये दर्शाता है कि साहब ईरान किस तरह से अमेरिका के चंगुल में आ जाए, या उनके मतलब उसकी जो कहते हैं कि उसके एनविल पे हो, जिससे सऊदी अरेबिया का जो वर्चस्व है मिडिल ईस्ट में वो बढ़ता रहे। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने यकीनन इस तरह की मतलब टेक्नोलॉजी और हथियार बेचे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में देखिए जिस तरह की उसकी हालत है, आपने शहबाज शरीफ का वो स्टेटमेंट सुना होगा, और वो इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाया गया कि साहब हमें कर्ज मांगते हुए बड़ी शर्म आती है, लेकिन आंखें भी झुकती हैं, लेकिन क्या करें, कहीं अगर 10 दरवाजे हम खटखटाते हैं तो 2 या 4 लोग कुछ ना कुछ हमारे झोली में डाल देते हैं।
तो इन सब चीजों को देखते हुए यकीनन, क्योंकि ये जो एक अलायंस हुआ है सऊदी और पाकिस्तान के बीच में, हालांकि भारत और सऊदी के भी संबंध बड़े अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मतलब मिडिल ईस्ट में जो पावर इक्वेशन है वो यकीनन काफी इम्पैक्ट करेगी और नए समीकरण बनके उभरेंगे। मनोज। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, प्लीज स्टे विथ मी। गोयल साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। जिस तरह की बातें मेजर साहब बता रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब बता रहे हैं, अब ये डील के लिए जो तैयार हो गया, ईरान कह रहा है कि हम आपके हथियार भी खरीदेंगे, हम मिनरल भी आपके साथ शेयर करते हैं, हम क्रूड पर भी बातचीत कर सकते हैं, हम डिप्लोमेटिक रिलेशन भी आपके साथ सुधार सकते हैं। आपको याद होगा अभी 15 दिन पहले जब हमारा डिबेट कर रहे थे तो आपने कहा था अमित, ये वॉर का सिनेरियो इतना एस्केलेशन नहीं होने वाला है, वॉर तो नहीं होने वाली है, हाँ बातचीत बढ़ती रहेगी, थोड़ा सा गर्मी दिखाएंगे, दोनों मुल्क एक दूसरे पर दबाव बनाएंगे। लेकिन इस बीच जिस तरह से ईरान बिल्कुल यू टर्न लिया है सर, कि अब डील के लिए तैयार हो गए। ये तो इससे पहले बोलते थे कि अमेरिका के साथ डील नहीं करनी है, अमेरिका एक काफिर मुल्क है, अमेरिका शैतान है, दे आर डेविल्स, और दुनिया भर का नैरेटिव ईरान से आता था। अब अचानक क्या हो गया, ईरान बातचीत के लिए तैयार हो गया, ऑफिशियल बयान आ गया कि हम आपके साथ हथियार भी खरीद लेंगे, आपके साथ हम मिनरल्स भी शेयर करने को तैयार हैं। मन कैसे बदल गया? अनम्यूट करिए सर, आप शायद म्यूट पे हैं मिस्टर गोयल। सर जी धन्यवाद। पहले तो आपको बहुत बहुत और नमस्कार आपके लिए भी और जो हमारे देखने वाले उनके लिए जी। आपने कहा कि जो मैंने पहले कहा था कि शायद युद्ध के बारे में अभी सोचना ज्यादा हो जाएगा, मैं अभी भी उसके बात पर कायम हूँ कि हमें युद्ध एक ऐसा ऑप्शन है विच इज द लास्ट ऑप्शन। मैं कभी भी इस बात के सपोर्ट में नहीं रहा हूँ कि हम कहें कि भाई अब मारो काटो ये सब शुरू कर दो, तो ऐसा कोई नहीं करेगा। काफी सोचने के बाद में अगर युद्ध होता है, बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद अभी भी बहुत कम है, या मुझको उम्मीद ज्यादा है कि शायद युद्ध ना हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जहां तक ईरान का डील के बारे में नेगोशिएट करने की बात है, ये ईरान और यूएस के बीच में पहली बार बातचीत नहीं हुई है। इसी बात को लेकर के पहले ओमान में बातचीत शुरू हो चुकी है इनके बीच में ये, और बातचीत होने के बाद में थोड़े से पॉजिटिव सिग्नल्स आए हैं कि शायद बातचीत आगे बढ़े, और इसीलिए जिनेवा में दूसरे राउंड, ये दोनों ही बोल रहे हैं कि ये दूसरे राउंड की बातचीत जिनेवा में हो रही है। अगर दूसरे राउंड की बातचीत हो रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कहीं प्रोग्रेस है, पॉजिटिव सिग्नल्स है कि शायद इससे फायदा होगा। तीसरी चीज कि ईरान न्यूक्लियर डील के लिए तैयार हो गया है। ईरान ने पहले भी कभी बिल्कुल मना नहीं किया कि वो डील नहीं करेगा। उसका एजेंडा खाली ये था कि बातचीत करेंगे हम खाली न्यूक्लियर डील के बारे में। आप चाहते हैं कि आप हमारे बैलिस्टिक प्रोग्राम में बातचीत करें, आप चाहते हैं कि हमारे जो आप एनरिचमेंट प्रोग्राम के बारे में उसमें बातचीत करें, ये सारी बातचीत हो, स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम की बातें हैं, वो सब नहीं होगा। हम खाली बातचीत करेंगे न्यूक्लियर डील के बारे में, और कोई बातचीत नहीं होगी। मेरे ख्याल है उसके ऊपर कुछ ऐसा हो भी सकता है कि ईरान का रुख नरम पड़े, बाकी चीजों की बातचीत करे। ईरान हालांकि अभी भी आप देखिएगा, अभी भी ये कह रहा है कि वो बैलिस्टिक प्रोग्राम के बारे में बातचीत नहीं करेगा। वो अल्टीमेटली जहां तक आपने वो याद दिलाया सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का, मैं ये आप बड़े दावे के साथ में लिख करके कह सकता हूं कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बारे में जो भी एग्रीमेंट रहा हो, अमेरिका की मर्जी के खिलाफ पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को बिल्कुल भी न्यूक्लियर वेपन नहीं दे सकता है। और अगर न्यूक्लियर वेपन जाते हैं सऊदी अरेबिया के पास, इसका मतलब यह है कि अमेरिका उस चीज के लिए तैयार रहा है। अभी तक ऐसा कोई हिंट नहीं आया है कि अमेरिका ने कहा हो कि हाँ सऊदी अरेबिया को वेपन्स दे दिए जाए। लेकिन सर खबर ये भी आई है कि इजराइल को मान्यता देने की बात भी होती रही है अकॉर्ड में कि भाई इजराइल को आप मान्यता दीजिए, और कहीं ना कहीं सर ये बात बहुत कम लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। आप बिल्कुल फैक्चुअल बात कह रहे हैं, मैं आपकी बात मान रहा हूं सर, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क आप जानते हैं कि जहां के साइंटिस्ट दुनिया भर में अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेच रहे थे चोरी छिपे देश से छुपकर, वहां पे कौन सी बहुत बड़ी बात है अगर 10 अरब डॉलर में उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच भी दिया सऊदी अरब को? और इसमें कौन सा बहुत आश्चर्य है सर, मुझे बताइए जिसमें क्या आश्चर्य है ऐसा? देखिए पहली बात तो यह है कि अगर अमेरिका किसी भी अगर पाकिस्तान किसी भी तरह से न्यूक्लियर वेपन सऊदी को ट्रांसफर करता है तो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज, अमेरिकन सैटेलाइट सर्वेलेंस इतना ज्यादा स्ट्रांग है इस समय पर
कि मैं नहीं समझता हूं कि नहीं सर, अमेरिका जानता है, यही तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका इजराइल इस बात को जानते हैं। ये तो कहा जा रहा है कि अमेरिका नोज इट। मैं इसीलिए कह रहा हाँ। हूं कि अमेरिका की मर्जी के बिना हम्म। न्यूक्लियर वेपन ट्रांसफर नहीं होंगी। और अगर न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान ट्रांसफर करता है सऊदी को, इसका मतलब है कि यूएसए उसके लिए तैयार है। और अगर यूएसए तैयार है कि हाँ न्यूक्लियर वेपन सऊदी को दिए जाए, तो फिर निश्चित बात है कि यूएसए इज रेडी फॉर अ न्यूक्लियर वॉर इन द रीजन। तो वो मेरे ख्याल है उसके लिए कोई भी तैयार नहीं है अभी। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि शायद ऐसा नहीं है ये। मैं खाली इतना सोच सकता हूं कि अल्टीमेटली सारे नेगोशिएशंस के बाद में कहीं ना कहीं दोनों देशों को थोड़ा अपने आप को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। और इजराइल भी इस पोजीशन में आ गया कि एडजस्ट किया जाए। और यूएसए भी बार बार ये डिप्लॉयमेंट इंक्रीज करके, अभी उसने यूएसएस फॉर गेरार्ड फोर्ड को भेज दिया वहां पर एरिया में, ये तो प्रेशर बनाए रखेगा। लेकिन अल्टीमेटली या ये सब बिल्कुल एक ऑल आउट वार में तब्दील होगा, उसके लिए मैंने कहा था एक सबसे बड़ी गारंटी ये है कि उस चीज के लिए क्या इजराइल तैयार है। हालांकि काफी रिपोर्ट से बोलती है कि हाँ इजराइल चाहता है कि यूएसए ईरान के ऊपर वॉर करे, अटैक करे। वो मेरे ख्याल है वो ऐसी बात नहीं है। इजराइल जानता है कि अगर वो वॉर हुई ईरान और यूएसए के बीच में, फिर ऑल डील्स आर ऑफ, और उसके बाद में फिर पूरे रीजन में जो वॉर शुरू होगी, दैट कुड बिकम अ वर्ल्ड वॉर 3। कोई नहीं चाहेगा उस चीज को भी। फेयर इनफ सर, ठीक है। इससे पहले कि मैं श्रुति मैम के पास जाऊँ, फिरोज साहब, मैं आपसे एक चाहता हूं कि आप थोड़ा इसका एक इनसाइड स्टोरी भी लोगों के सामने पेश करें। ईरान के पुराने अधिकारी ने यह बात कही है कि सऊदी अरब को पाकिस्तान ने $10 बिलियन में परमाणु हथियार बेच दिए हैं। अम्बेसडर साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, या होगा तो अमेरिका की जानकारी में होगा। फिरोज साहब, एक बहुत अहम बात यह भी है कि एक ऐसे अधिकारी ने यह खुलासा किया जो बहुत करीब रहा सिस्टम के, जो बहुत करीब रहा चीज़ों के। कनानी साहब ने यह खुलासा किया, और वो किस तरह के अधिकारी हैं, किस तरह के डिप्लोमेट हैं, हर कोई जानता है उनके बारे में। तो ये बहुत खतरनाक बात है कि मिडिल ईस्ट में आप ईरान के पीछे पड़े हुए हैं कि उसके पास परमाणु हथियार है, लेकिन सऊदी अरब के पास परमाणु हथियार है। इससे अमेरिका को कोई गुरेज नहीं, इससे अमेरिका को दिक्कत, इजराइल को दिक्कत नहीं है। लेकिन ईरान के पास परमाणु हथियार है, उसके लिए पूरा उलट पलट कर देंगे। मिडिल ईस्ट में जंग के हालात बन रहे हैं, प्रेशर बनाया जा रहा है, वहां पर सिविल वॉर करा दिया गया ईरान के अंदर। फिरोज साहब जी जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है, बुलंद आ रही है सर, गो अहेड। शुक्रिया। देखिए, ऐसा है कि मैंने अपने दोनों काबिल पैनलिस्ट को सुना। मैंने ब्रिगेडियर साहब को भी सुना, विनोद साहब को, और मैंने गोयल साहब को भी सुना। दोनों अपने अपने फील्ड्स के जो है ये समझिए कि एक्सपर्ट हैं। और गोयल साहब चूंकि बहुत ही एक हाई प्रोफाइल और एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट रहे हैं, उनकी जो रीडिंग है वो बिल्कुल ठीक है। पिछली बार जो बात उनकी आप दोहरा रहे हैं, बताई है, उस बात में मुझे भी काफी हद तक यकीन था। यानी तकरीबन हफ्ता 10 दिन हो गए होंगे हमें उस प्रोग्राम के बाद इस बार जो हम मिल रहे हैं। जी, जी। उन्होंने कहा था कि थोड़ा खींचातानी होगी इसमें, ये थोड़ा बात आगे चलेगी, हो सकता है वॉर ना हो। तो वॉर तो जब होगी तो होगी, अभी तक तो हुई नहीं है। और बात आई पाकिस्तान की 10-20 बिलियन डॉलर जो भी कुछ है उसमें ये सऊदी अरब को अपना वॉरहेड देने की। ये तो सरासर नाइंसाफी है, बेईमानी है। अच्छा, पाकिस्तान से तो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान इज अ बनाना स्टेट, इट इज अ फेल्ड स्टेट। ये अपने लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। ये मतलब हो सकता है कि इसने ऐसा किया हो, मगर अगर इसने ऐसा किया है तब तो ईरान को क्लीन चिट देनी चाहिए अमेरिका को। बिल्कुल देनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो ये समझिए कि इन सबसे बड़ा जो मुजरिम है, ये जो आजकल वेस्ट एशिया में सब कुछ हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा जो मुजरिम है वो अमेरिका कहलाएगा, अगर ऐसा हो गया है। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सुरेश गोयल जी कि अभी पता नहीं इस पर ठप्पा लगा है नहीं लगा है, लेकिन ईरान का एक बहुत सीनियर डिप्लोमेट अगर ये बात कह रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी बात में कोई दम है। हालांकि ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान हो सकता है अमेरिका का चूंकि गुलाम है, हो चुका है, ठीक है। मुनाफिक मुल्क है। मुनाफिक का मतलब है जिसका कोई दीन धर्म ईमान इस्लाम के एतबार से नहीं हो। कहने को तो इस्लामी देश है, मगर वो सारे काम, सारी हरकतें गैर इस्लामी कर रहा है। अगर उसने सऊदी अरब को ये एटम अपना वॉरहेड बेच दिया है, मैं समझता हूं कि दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा
जो ये एक बेईमानी का एक्ट होगा वर्ल्ड ऑफ डिप्लोमेसी में और स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड में और मिलिट्री वर्ल्ड ये में। गुनाह अजीम अगर है ऐसा हो गया, फिरोज साहब, गुनाह जी अजीम है जी, फिर तो ये। बिल्कुल अजीम तरीन है ये। तो अगर ऐसा किया है तो अब हमारे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं, ईरान और अमेरिका के बीच में जो एक दरवाजा खुला है, जो चरमराते दरवाजे कुछ खुले हैं बातचीत के, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये बात आगे जाएगी। और ईरान को दबाने के लिए हो सकता है अमेरिका ने एक हथियार इस्तेमाल किया हो कि पाकिस्तान ने उसे अपना वॉरहेड भेज दिया है, तो ईरान कहीं ना कहीं उस पर दबाव पड़े। लेकिन ईरान ना तो जब अमेरिका के दबाव में नहीं आया तो इस एटम बॉम्ब के दबाव में भी नहीं आएगा। ये दुनिया को पता है कि एटम बॉम्ब जो है वो डेटरेंट्स हैं, वो छोड़े नहीं जाते। वो इसी तरह से है कि जैसे आपने अपने बचाव में एक पिस्तौल रखी है, तो पिस्तौल। जी ठीक है फिरोज साहब, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, मैं आपके पास आऊंगा। श्रुति मैम, आपने तमाम पैनलिस्ट को सुन लिया और उन सबकी डिटेल्स भी आपने सुन ली और क्या वो कह रहे हैं, क्या किस तरह के उनके विचार हैं। लेकिन श्रुति मैम, एक बहुत क्रूशियल डेवलपमेंट ये भी है, और आपका बयान भी हमने इस पर मंगाया था, कि एक तो ईरान तैयार हो गया अमेरिका के साथ डील के लिए, सऊदी अरब के पास परमाणु हथियार होने की बात सामने आ रही है, पाकिस्तान बहुत क्रूशियल एक फैक्टर हो गया है। मिडिल ईस्ट के जो देश अभी तक शांति का मामला वहां चल रहा था, अगर सऊदी अरब ने परमाणु हथियार रख लिए हैं, ईरान के पास दावा किया जा रहा है कि परमाणु हथियार है, फिर बाकी के मुल्क क्यों पीछे रहेंगे? कुवैत, ईरान, जॉर्डन, ये तमाम जो मुल्क हैं, यूएई, कुवैत, ये सब रखेंगे फिर हथियार ना। सबको मैम ये तो शौक है एक तरह से, जैसे हाथी पालने का शौक होता है, तो परमाणु हथियार रखने का भी शौक है दुनिया में हर मुल्क को। हाँ, ये तो ये समझिए, गिवन स्टेटमेंट है किसी मिडिल ईस्टर्न किंग की या एनवॉय की, मुझे उनका नाम नहीं याद आ जी रहा है मैम, उन्होंने exact, कहा तो है मुझे स्टेटमेंट क्लियर उन्होंने कहा कि जिस दिन सऊदी के पास आएगा उस दिन हम भी रखेंगे और हमारे साथ साथ बाकी सारे मुल्क भी गल्फ नेशंस भी रखेंगे, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो जाता है उसके बाद। राइट। अगर बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो जाएगा तो फिर वो वापस से सऊदी के गुलाम जैसे एक नेशन बन जाएंगे, क्योंकि जैसा सऊदी बोलेगा वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास एक बड़ा हथियार है। तो इस बीच इस कश्मकश से बचने के लिए अगर सऊदी खरीदेगा तो बाकी भी खरीदेंगे। और ईरान जो है, मेरे हिसाब से अगर उन्होंने ये निकाली है बात, तो इसके दो पहलू हो सकते हैं। पहला पहलू ये कि ये बात सच है कि ये अगर बेचा नहीं है तो एटलीस्ट यूज करने की परमिशन, जैसा कि जब हम बोलेंगे तब आप यूज करेंगे अपना वेपन हमारे दिए हुए टारगेट पे, ऐसी एक परमिशन हो सकती है उनके स्ट्रेटेजिक जो उन्होंने पार्टनरशिप रखी है उसके अंदर। या और दूसरा एक हो सकता है इसके अंदर पहलू कि ये एक गीदड़ भपकी है जो उन्होंने छोड़ी है अपनी न्यूक्लियर एबिलिटीज को कंप्लीटली डिमोलिश ना होने देने के लिए। तो ये दोनों ही हो सकता है, क्योंकि हम एक बार पहले भी इस शो पे बैठ के डिस्कस कर चुके हैं कि एक ट्रस्ट डेफिसिट तो हमें ईरान के साथ है, क्योंकि वो कुछ बोलता है फिर बाद में धीरे धीरे अपनी बातें पलट जाता है और कर्म दूसरे करने लग जाता है। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट फैक्टर है हमारे उसके साथ, दुनिया का उनके साथ, और इसीलिए लोग उनकी बातों को थोड़ा मिर्ची नींबू नमक लगा के थोड़ा हजम करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए कोई भी बात कह सकता है आगे, कोई भी डाउट पैदा कर सकता है आगे। तो मेरे हिसाब से अगर डायरेक्ट बेचा बेची नहीं भी हुई होगी तो जो हुआ होगा वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर आया होगा कि हमारे बताए हुए टारगेट पे, हमारे बताए हुए समय पे आप अपना न्यूक्लियर आर्सेनल भी हमको अवेलेबल करेंगे, तभी वो शायद जाके आगे पार्टनरशिप हुई होगी। उसका दूसरा पहलू हमें पता ही है कि वो पाकिस्तान की सेना यमन के अंदर जाके हुती से लड़ेगी, जो इनके ट्रेडिशनल एनिमीज हैं सऊदी के, तो वो वाला जो एक प्रॉब्लम है वो उसके लिए उन्होंने ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ली थी। जब अफगानिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी अभी 2-3 दिन की पाकिस्तान की, उसके अंदर सऊदी नहीं आया था उनकी जान बचाने के लिए। तो ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये एक तरफा है, मतलब जब सऊदी को जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान अपनी आर्मी उनको भेंट चढ़ाएगा उनके कारणों के लिए, जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ेगी तो सऊदी पैसे से ऊपर उनको और कुछ नहीं दिया जाएगा। तो ये एक सेल हुई है जिसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया गया है। अब एक चीज और मेरे दिमाग में आती है वो ये है कि अभी कुछ हाल फिलहाल ही दिनों में जब यमन के अंदर वो थोड़ी सी गर्मा गर्मी चल रही थी और यूएई जिस गवर्नमेंट को वो सपोर्ट करते थे उसको हटाने के लिए उनको फोर्स किया गया था सऊदी के द्वारा, जो जीसीसी सपोर्टेड गवर्नमेंट है उसकी तरफ। तो यूएई ने वो हटाने के बाद इमीडिएटली आके इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट किया था, क्योंकि उनको एक सेफ्टी नेट चाहिए था। तो अब मेरे दिमाग में एक ये सवाल आता है जो शायद मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पैनलिस्ट जितने सब बैठे हैं वो मुझे बता सके या दुनिया को बता सके
कि क्या इस पैक्ट के पीछे भी ये खबर हो सकती है कि कोई न्यूक्लियर रिलेटेड कोई लेन देन हुआ होगा, कोई न्यूक्लियर रिलेटेड भी कोई समझौता हुआ होगा जिसके कारण इंडिया जैसे स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पार्टनरशिप की जरूरत पड़ गई यूएई को। तो ये एक सवाल मेरे दिमाग में भी अब आता है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जैसा कि श्रुति मैम भी कह रही हैं कि भाई एक अमीर मुल्क है सऊदी अरब, पैसे से आपकी मदद कर सकता है, रिसोर्सेज से आपकी मदद कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा उसके पास कुछ नहीं है। कभी कभी वॉर डॉक्ट्रिन में, सर वॉर डॉक्ट्रिन जब आप पढ़िए तो इस तरह के जो पब्लिसिटी स्टंट होते हैं देश करते हैं कि फलाने के पास परमाणु हथियार पहुंच गया, फलाने की सेना में ये आ गया, ये वेपन हमने इंट्रोड्यूस कर लिया है, हमने ये कमीशन कर लिया, हमने वो डिकमीशन कर दिया। इस तरह की वॉर डॉक्ट्रिन में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आप पढ़ेंगे अगर वर्ल्ड वॉर 1 से लेके अभी तक। तो क्या सऊदी अरब उसी का इस्तेमाल कर रहा है या ईरान ने उसका इस्तेमाल किया है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि वॉरफेयर में, रणनीति में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, ये एक अहम हिस्सा होते हैं रण कौशल के या वॉरफेयर के। और संजू ने ठीक कहा था कि साहब द बिगेस्ट विक्ट्री इज जब आप एनिमी की विल तोड़ दें पूरी, और विदाउट फायरिंग ए बुलेट यू विन द बैटल। तो अमेरिका भी काफी दिनों से इसी मतलब डॉक्ट्रिन को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। उसने पावर प्रोजेक्शन किया है, उसने अपनी मैरीटाइम स्ट्रेटजी को रीडिप्लॉय किया है, एक एग्रेसिव डिफेंस पोस्चर अपना रखा है। लेकिन ईरान भी समझता है कि साहब देखिए, जहां तक पावर है, पावर के मामले में तो ईरान कहीं खड़ा नहीं होता है अमेरिका के आगे। लेकिन अमेरिका ये भी जानता है कि ईरान बिल्कुल टूथ एंड नेल लड़ेगा अब, क्योंकि उसके वजूद का सवाल है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। और दूसरा देखिए, पाकिस्तान में इस बात से, इस स्टेटमेंट पे यकीन कर सकता हूं कि पाकिस्तान की इस तरह की हालत है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है वो है पैसों की। और जिस तरह से वहां आप देखिए, क्योंकि देखिए आर्मी को भी मेंटेन करने के लिए अब 4 दिन का युद्ध हुआ था, 3,500 करोड़ रुपए भारत के खर्च हुए केवल 4 दिन में। 50 इक्विपमेंट इस्तेमाल किए गए थे ऑपरेशन सिंदूर में। और आप ये देखिए, अगर पाकिस्तान को हम 6 महीने और डिप्लॉय करके रखते तो पाकिस्तान की हालत खराब हो जाती। तो इन सब चीजों को देखते हुए यकीनन पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान उसी दौर से गुजर रहा है कि भाई उसके पास एक सबसे बड़ा जो हथियार है वो एक जौहरी हथियार है कि भाई वो उसको रहन रख सके या गिरवी रख दे किसी के पास, और उसको पैसे मिलते रहे, इमदाद मिलती रहे और एक सपोर्ट हो। मैं श्रुति जी की बात से भी बिल्कुल सहमत हूं और इत्तेफाक रखता हूं कि यूएई का जो सडन दौरा हुआ था 3-3.5 घंटे का, अगर आपने याद हो आपको, तो वो भी यही बताता है, क्योंकि यूएई और सऊदी की जो संबंधों में थोड़ी सी खटास आ गई थी यमन को लेके, तो वो भी इसीलिए इतनी जल्दी आए थे और उन्होंने कुछ ऐसे करार साइन किए जो, क्योंकि कई ऐसे अकॉर्ड्स होते हैं, गोयल साहब इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, जो आम पब्लिक के लिए नहीं होते हैं या नीड टू नो बेसिस पे उनका उजागर किया जाता है। जैसे हमारी 1971 में एक संधि थी रशिया के साथ, और जब 7वां बेड़ा आया तो उन्होंने टेलीग्राम दिया अमेरिका को, साहब दे हैव ऑलरेडी देयर, और रशियंस वहां ऑलरेडी पहुंच चुके थे। तो ये बिल्कुल मतलब मुझे इस बात में थोड़ी सत्यता दिखती है कि हो सकता है अमेरिका की कंसेंट से, क्योंकि देखो अमेरिका के लिए इट इज ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। जहां अमेरिका को आंख बंद करनी होती है वहां वो आंख बंद कर लेता है, जहां उसे किसी को सपोर्ट करना होता है। देखिए, एक तरफ वो कह रहे हैं कि साहब हमने इतने युद्ध रुकवा दिए। अगर आप देखें पिछले 3 या 4 दशकों में सबसे ज्यादा युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में अगर कोई देश आए हैं तो उसमें अमेरिका का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि देखिए यूक्रेन में अमेरिका ने कितना पैसा खर्च किया, तो ये नहीं है कि 975 बिलियन आपने साहब डिफेंस बजट अलॉट कर दिया तो आपका खर्चा कुछ नहीं होगा। ये तो एक व्हाइट एलिफेंट है, सफेद हाथी है जो आपने पाल रखा है। आप यूएसएस अब्राहम को देखिए, 21 करोड़ रुपए का रोज का खर्चा है। और इस तरह के और कई मतलब मैरीटाइम जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो मतलब समुद्रों में घूम रहे हैं। तो अमेरिका के ऊपर भी काफी बोझ है, और अमेरिका ये बोझ कहां से पूरा करेगा? पूरा करेगा देशों को मतलब एक्सप्लॉइट करके, उनका तेल संसाधन या और इस तरह की कोई चीजें कॉन्ट्रैक्ट लेके। और आप देखिए हर डील में, आप देखिए जो ट्रम्प साहब के रिश्तेदार हैं, अब इसमें भी कुशनर साहब को भेजा गया है, वेनेजुएला में भी उनको भेजा गया था। तो हर चीज में है वो इनकी जो नेपोटिज्म वाली बात है, वो अपने परिवार को बिल्कुल स्टैब्लिश करना चाहते हैं। फिरोज साहब, एक अदम गुंडवी भारतीय कवि हैं,
उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी, एक शख्स है जो रोटी बेलता है, एक शख्स है जो रोटी खाता है, एक और शख्स है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, रोटी से खेलता है। तो अमेरिका वही तीसरा शख्स है जो न रोटी बनानी है, न खानी है, न पकानी है, सिर्फ रोटी से खेलना है। और वो सारे प्लेयर्स को खुद सेट करता है कि ईरान तुम इधर चलो, सऊदी तुम उधर चलो, इजराइल तुम यहां से बोलोगे, ईरान तुमको हम ये करना है, जॉर्डन तुम इधर चलो, कुवैत तुम इधर चलो। मिडिल ईस्ट में अमेरिका पूरा खेल रहा है सर, दे आर प्लेइंग देयर ओन कार्ड्स। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा, मुझे एक बड़ा अच्छा शेर याद आता है। अच्छा कि फिरोज भाई, मैं आ रहा हूं। अच्छा, अमेरिका की तो एक ही मतलब नीति है कि कहते हैं ना कि न तराशे गए तो पत्थर थे, अमेरिका ने तराश लिए तो खुदा बन गए। तो जिस पे उसका हाथ आ जाता है वो देश आगे चमक जाता है जी। तो अमेरिका जिस पे हाथ रख देगा साहब, वो मतलब बिल्कुल उटोपियन कंट्री है। ठीक है, फिरोज साहब जी जी जी, हाँ अमित साहब, ऐसा है जो आपने बात कही कि ये एक खेल खेल रहा है। हमें भी याद आता है कि बचपन में हमने स्कूल में एक कहानी पढ़ी थी कि दो बिल्लियों में झगड़ा हो गया तो बंदर किस तरीके से दोनों को बेवकूफ बना के उनका जो शिकार रोटी खा गया उनकी। फिरोज साहब, आपका शायद नेटवर्क का थोड़ा इशू है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। गोयल साहब, आपको भी ये लग रहा है कि अमेरिका ने अपने अपनी गोटियां सेट कर रखी हैं, वो खेल रहा है सबके साथ? गोयल साहब जी, इस बात में सॉरी, एक मिनट में पहले इस बात में तो खैर कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं कि अमेरिका जो पूरी पॉलिटिक्स है मिडिल ईस्ट की, उसका फायदा उठा रहा है, उठाएगा। और देखिए, मैं एक चीज कहता हूं कि अमेरिका उठाएगा, सारे ही मुल्क अल्टीमेटली स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस में, डायनेमिक्स में सभी का होता है। किसी की कैपेसिटी कम होती है, किसी की कैपेसिटी ज्यादा होती है। अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक सभी जियोपॉलिटिक्स का फायदा उठाना चाहते हैं और उठाते हैं। अगर आज रशिया इतना पावरफुल होता तो वो भी करते। तो मैं इस बात के ऊपर जो मैं कह रहा हूँ कि फायदा उठाना चाहते हैं, कोई एक नेगेटिव चीज, एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन को नहीं लेना चाहिए। वो करेंगे, अगर उनकी कैपेसिटी है वो करेंगी, उनका फायदा कहाँ होता है। मैं खाली इतना कहना चाहता हूं कि जो अभी मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स है वो अभी इतनी अनबैलेंस्ड नहीं हुई है। अगर पूरे इसमें जितनी इक्वेशंस देखी जाए, इतनी अनबैलेंस्ड नहीं हुई है कि अमेरिका अपनी मन मर्जी अपने मन के मुताबिक कर पाए। अगर अमेरिका अपने मन के मुताबिक कर सकता, अगर उसको बाकी दूसरे फैक्टर्स का लिहाज नहीं होता, तो जो ईरान पर हमले की बात हम कर रहे हैं वो आज नहीं, बहुत पहले हो चुका होता। जून में भी किया था। जून में वहां पर ये क्यों रुक गए थे वहां पर? ये वो इसलिए नहीं कि उनको लगा कि उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है। उनको ये मालूम चल गया था कि एक हद से आगे वो भी नहीं बढ़ पाएंगे। ईरान के ऊपर अगर जो बम्बर चले गए थे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने के लिए, तो क्या और नहीं कर सकते थे? अगर हम अपनी इंडिया की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम एक रिस्ट्रेंट फैक्टर है, स्ट्रेटेजिक रेस्टोरेंट है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के अंदर जाकर के उनकी जो न्यूक्लियर स्टोरेज है, ये जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, तो बाकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या वो हमारे बीच के अंदर नहीं होंगे? ये सारे जो करना है कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, इसमें अल्टीमेटली जो इम्प्लीकेशंस है पूरा कि करने के बाद में नतीजा क्या होगा, एडवर्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, उन सबको देखना पड़ता है। और मैं ये कह रहा हूं कि अभी यूएस को मिलिटरीली नहीं लेकिन पॉलिटिकली अगर उसने ईरान के ऊपर ऑल आउट वॉर करी, तो पूरे मिडिल ईस्ट के जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी यूएस के साथ नहीं है। अगर वो हुआ तो इजराइल को मालूम है कि इजराइल की जो अभी मिडिल ईस्ट में जो इक्वेशन है वो सब खत्म हो जाएंगी अभी ये। तो उन सबको देखते हुए, एक ओवरऑल स्टेबिलिटी को देखते हुए, मुझको नहीं लगता कि यूएस भी ईरान के ऊपर हमला करने के ऊपर अभी वो तैयार है। और ना ही ईरान की तो कैपेसिटी भी नहीं है। ईरान ये जानता है अच्छी तरह से कि वो यूएस को एक हद से आगे ज्यादा प्रवोक नहीं कर पाएगा। राइट सर। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बातचीत आगे बढ़ेगी और फिर देखिए बातचीत में कौन कितना एडजस्ट और कितना कंप्रोमाइज करते हैं। जी ठीक है। फिरोज साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है जी। फिरोज साहब, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, आप अपनी बात पूरी कर लें सर। नहीं, मेरी बात बस इतनी थी, सिर्फ इतनी सी बात थी कि ये बिल्कुल सही कहा मेरे ख्याल से
ये दत्ता साहब ने कहा था या गोयल साहब ने, हाँ, कि पहले ही अमेरिका उलझा हुआ है, यूक्रेन में उलझा हुआ है, मडूरो को उठा के ले गया, और भी उसकी नजरें हैं। तो अमेरिका का इस वक्त वॉर में उलझना, मेरे ख्याल से उसको किसी सद्बुद्धि वाले लोगों ने कहा होगा ट्रम्प साहब को कि देखो अपना रौब-दाब तो रखो, अपना आपने एक जो है बेड़ा भेज दिया, दूसरा भी भेज दो, और भी जो कुछ आपको दबाव डालना है ईरान पे और पूरी दुनिया पे इस तरह की बातें करके। तो ये वही जो है ना, एक वॉर मॉन्गरिंग होती है, एक वॉर का प्रोपेगेंडा चलता है। ये प्रोपेगेंडा अमेरिका चला रहा है जिससे वो ईरान को दबाना चाह रहा है। लेकिन एक बात पक्की है, ईरान और अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर लड़ाई होती है तो इसमें यह है कि ईरान जितना नुकसान पहुंचा सकता है, उसका जो अमेरिका का जो पिट्ठू है इसराइल को, और जो उसकी बेसिस हैं सारे तमाम वेस्ट एशिया में, तुर्की तक जितनी भी कंट्रीज में उसकी बेसिस हैं, उसको भी तबाह कर देगा। लेकिन बदले में ये बात पक्की है कि अमेरिका जो है ईरान को नहीं छोड़ेगा, नहीं बख्शेगा, ईरान भी नहीं बचेगा, वो भी गाजा से बदतर पोजीशन में चला जाएगा। लिहाजा ये दोनों पक्षों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे वेस्ट एशिया के लिए, पूरी मिडिल ईस्ट के लिए ये बड़ी खतरनाक चीज है। अगर वॉर होनी होती तो ये जून में हो जाती, जून में भी वॉर को रोका गया, कुछ नूरा कुश्ती हुई अमेरिका के और ईरान के बीच में कि तुम यहाँ बम फेंक लो और हम खामोश रहेंगे। ये क्योंकि पता है, और ईरान ने चूंकि अपने जो सुपरसोनिक मिसाइल्स बनाए हैं, ड्रोन्स बनाए हैं, जिनको रूस भी खरीद रहा है, अजरबैजान, कहाँ आर्मेनिया वगैरह जहां भी इस्तेमाल हुए थे, तो ये वॉर कोई इजी ये गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं है। तो ये जानता है यूएसए। लिहाजा मैं तो यही दुआ करता हूँ, रमजान का महीना 2 दिन बाद आ रहा है, कि रमजान में भी लड़ाई नहीं हो, उसके बाद भी लड़ाई नहीं हो। हाँ, ये जो रौब-दाब चल रहा है ये आप करते रहिए, लेकिन लड़ाई ना हो। ठीक है जी सिंह साहब। श्रुति मैम, ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि आप समअप करें पूरी डिबेट को, कि यहाँ से ईरान थोड़ा सा फ्रेजाइल दिखाई दे रहा है। अमेरिका के साथ बातचीत की पेशकश हो गई है, वो कह रहा है कि न्यूक्लियर डील पर हम बात कर लेंगे, लेकिन हमारा रॉकेट प्रोग्राम जो है उसको आप ख़त्म मत करिए। तो थोड़ा थोड़ा हल्का हाथ तो ईरान में ही रख रहा है, ऐसा लग रहा है अब तो। ईरान ने मेरे हिसाब से बड़ा शातिर हाथ खेला है, क्योंकि उन्होंने बोला कि किसी भी पीस डील में यूएस का कुछ एक लेन देन होना चाहिए, इसीलिए वो इस पीस डील के साथ साथ एक ट्रेड डील उसके साथ लिंक करना चाह रहा है कि कल को अगर हमारी पीस तोड़ी तो यूएस की इकोनॉमी को झटका लगना चाहिए। उस झटके से बचने के लिए हो सकता है आगे आने वाली कोई भी अग्रेशन जो है वो ईरान की तरफ थोड़ा 2 बार सोच के करेगा, यूएसए या इवन इजराइल। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से उन्होंने थोड़ा सा शातिर दिमाग लगाया। उनको पता है कि उनको पेट्रो डॉलर चाहिए, मैं आपको पहले एक बाइट दे चुकी हूँ इसको लेकर, और उनको पता है उनको क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, तो वो दाव भी वैसे ही फेंक रहा है कि डिफेंस डील करिए, आप क्रिटिकल हमारे साथ क्रिटिकल खेलिए, हमारे मिनरल्स खेलिए, आप हमारे साथ पेट्रोल के अंदर, क्रूड के अंदर बात करिए, हम इन सब के लिए राजी हैं, खुले में आके बात करिए। हमारे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम हमारी रेड लाइन है, उसको आप टच नहीं करिएगा, और हमें कंप्लीटली जीरो न्यूक्लियर नहीं होने बोलिए, क्योंकि वो आप नहीं अफोर्ड कर सकते। इतना कर आप चाहेंगे हम फिर से कम कर देंगे, बिल्कुल ही कम कर देंगे, मटेरियल भी रशिया को बेच देंगे अगर आप कहेंगे तो, जो हमारा 400 kg। लेकिन श्रुति मैम, फिर अगर अमेरिका और ईरान की डील हो जाती है, न्यूक्लियर डील, सिविल न्यूक्लियर डील, या फिर मिनरल्स को लेकर, क्रूड को लेकर, इजराइल को बहुत मिर्ची लगने वाली है फिर तो। इजराइल ने ऑलरेडी, आज आपने अगर उनकी स्टेटमेंट नोटिस करी होगी, नेतन्याहू ने क्या बोला कि अब वो डीकपल करना चाहते हैं यूएसए के साथ। उन्होंने बोला कि अब हम जीरो डिपेंडेंस पे जाना चाहते हैं। पिछले 10 साल का हमने एड भी लिया और हम 10 साल का एक पार्टनरशिप रखना चाह रहे थे, और 3 साल बचे हैं उस पार्टनरशिप के। उस पार्टनरशिप से पहले ही उसमें और 6 साल और जोड़ के, 6-7 साल और जोड़ के, अब हम अगले 10 साल में जीरो डिपेंडेंस ऑन यूएसए पे जाना चाहते। तो उनको ये समझ में आ गया है कि यूएसए के हाल अब वैसे नहीं रह गए कि उनको अनकंडीशनली वो सपोर्ट कर सके। उन्होंने ऑफ कोर्स थोड़ा डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन करते हुए बोला है कि हम उनके साथ पार्टनरशिप में रहना चाहते हैं, डिपेंडेंट नहीं बन के रहना चाहते, हम उनके टुकड़ों पे नहीं पलना चाहते। तो वो अपना जानते हैं कि उनको अपनी सेल्फ डिपेंडेंस बढ़ानी है। उन्होंने ये ऑलरेडी डीकपलिंग करनी शुरू कर दी है, क्योंकि उनको दिख गया है कि जिस तरह से ट्रम्प 2.0 के अंदर खाड़ी देशों को जो फर्स्ट पोजीशन मिल रही है, कतर हो, यूएई हो, सऊदी हो, उनके सामने इजराइल का उतना जो जोर है, जो भार है, वो नहीं रह गया है। तो ये ऑलरेडी इजराइल थोड़ा सा डीकपल मुझे करता नजर आ रहा है। लॉबिंग वाइज भी अगर देखा जाए तो कतर नंबर 1 है, और उसके बाद इजराइल आता है यूएसए के अंदर। तो ये
कुछ डेवलपमेंट्स अभी कुछ सालों में ऐसे चलते चलते हुई हैं, तो इजराइल को अपनी पोजीशन यूएसए के साथ थोड़ी रिस्ट्रक्चर करनी पड़ रही है और ईरान अपनी पीस को ट्रेड के साथ लिंक करके अपनी एक सिक्योरिटी गारंटी बनाना चाह रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, गोयल सर आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेड सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फिरोज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, श्रुति मैम थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि ईरान ने डील अगर सामने रखी है टेबल पर, बातचीत के लिए क्रूड बेचने को तैयार है, सिविल न्यूक्लियर वेपन्स पर बातचीत को तैयार है और अपने पास से जो मिनरल्स हैं उसकी लेन देन के लिए अगर ईरान तैयार हुआ है, इसका मतलब वो बाकी खाड़ी मुल्कों की तरह अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। इस बड़ी खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। रुकना छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, खबरें इंडिया न्यूज पर लगातार।